हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीपीसीटी के कुछ सॉल्व्ड पेपर्स जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीधे कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ब्लैंक ने बनाया था। तो याद रखिए, विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिए, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। याद रखिए, स्प्रेडशीट जो होती है इसमें प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है, ये एमएस एक्सेल का भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है। तो याद रखिए, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेबल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो इसे न्यूमेरिक की कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें। यानी सेकेंडरी डिवाइस जो होती है इससे ये हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, है ना। सेकेंडरी डिवाइस क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये हार्ड डिस्क होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्लॉटर क्या है। तो आप जानते हैं कि डिज़ाइन और ग्राफिक उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है, जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े फ्लैक्स बनते हैं हमारे यहाँ पर और बैनर्स बनते हैं, उसका प्रयोग जो है उसे बनाने के लिए प्लॉटर का प्रयोग करते हैं और ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फ़ोटोज़, साउंड्स और वीडियोज़ से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, इसे मल्टीमीडिया कहा जाता है जिसमें फ़ोटो, साउंड और वीडियो तीनों की मिक्सिंग होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विंडो प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई हार्ड डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है या रीअरेंज करता है। इसे बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। यानी जो हमारे अनयूजेबल चीज़ें होती है उसको हटाकर यूजेबल चीज़ को एक साथ सेट कर देता है, उसे कहते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिए फाइल क्या होती है। तो एक फाइल जो होती है वो जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है। तो याद रखिए, इसे सेक्टर्स कहते हैं। सर्कल्स का एक भाग होता है सेक्टर, जिसके हम देखते हैं कि जो हमारी सीढ़ी आती थी पहले वो सेक्टर्स में डिवाइड रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो याद रखिए, OCR, ऑप्टिकल स्कैनर और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूज़र और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश ब्लैंक के द्वारा दिए जाते हैं। तो याद रखिए, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा विभिन्न निर्देश दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक वैध फैट या फाइल एलोकेशन टेबल फाइल प्रणाली नहीं है। तो याद रखिए, FAT24 फैट फाइल प्रणाली नहीं है, बाकी FAT 16, FAT 12 और FAT 32 ये फाइल प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है। याद रखिए, एवरेज जिफ फंक्शन, एवरेज जिफ फंक्शन याद रखिए, ये मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है। तो याद रखिए, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं। तो याद रखिए, ये कंप्यूटर आपस में नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो ये डुप्लेक्सर होता है जो प्रिंट के दोनों साइड प्रिंट करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है। तो याद रखिए, संविदा आकार, कम लागत और कारतूस बदलना आसान होता है, लेकिन इसमें खराब गुणवत्ता की छवि नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपीड़न या कॉम्प्रेशन विधि से फाइल को वापस पुनर्प्राप्त करना डीकम्प्रेशन या असंपीड़न के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं,
ब्लैंक किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। तो याद रखिए इसे बोलते हैं एन्क्रिप्शन या कूट लेखन। यह एक कोडिंग होती है जिसमें किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है, जिसे आप आसानी से नहीं पढ़ सकते। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी, रैखिक टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस स्टार, सर्कुलर और मेस जो होता है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक सर्कल के रूप में, किंतु बस टोपोलॉजी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए, सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का प्रयोग होता है? तो याद रखिए .prj ये प्रोजेक्ट फाइल को सेव करने का एक साधन होता है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है, ब्लैंक एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय यूज़र की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो ये एडवेयर होता है। याद रखिए ये एक प्रोग्राम होता है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय यूज़र की अनुमति के बिना, उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक यूज़र्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिए इसे एप्पल मैकिन्टॉश कहा जाता है। ये एप्पल मैकिन्टॉश एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रक्रमण ऐकिक यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की पिनें रीसेट की जाती है और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। किस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है? तो याद रखिए ये बूटिंग होती है दोस्तों, जिसके द्वारा आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Blank is the process of digitizing and amplitudes of image intensity values is called quantization। इसका हिंदी पढ़ सकते हैं, ब्लैंक छवि तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया है। तो इसे बोलते हैं क्वांटिजेशन या प्रमाणीकरण, क्वांटाइजेशन या प्रमाणीकरण। आगे देखते हैं दोस्तों, लेज़र जेट की स्पीड किस में मापी जाती है? तो याद रखिए पृष्ठ प्रति मिनट यानी पेजेस पर मिनट की रूप में ये लेज़र जेट की स्पीड नापी जाती है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिए DEC कंपनी के द्वारा पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से मुद्रित या प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? तो याद रखिए इसके लिए लेज़र प्रिंटर प्रयोग होता है जो कि काफ़ी स्पीड से आपके पेजेस को प्रिंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www ब्लैंक प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? तो आपको इससे पहले बताया था HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को का बैकग्राउंड कैसा होता है? तो याद रखिए आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। आप चाहें तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं। किसी भी कलर को चूज़ करके हम उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक ब्लैंक जिसे एक विशिष्ट रूप बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है में कस्टम स्वरूपण और फॉन्ट शैली के साथ रंग योजनाओं, स्लाइड और शीर्षक स्वामी या टाइटल मास्टर मिले होते हैं। तो याद रखिए ये इसे हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट एक प्री फॉर्म डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जिसमें सारी जानकारी पहले से ही संग्रहित होती है। उसमें केवल हमें डेटा डालना होता है, जैसे नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये पहले से उसमें लिखा होता है। उसमें केवल हमें अपना नाम दर्ज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2013 में बटन दस्तावेज़ के साथ काम करने से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। यह रिबन के ब्लैंक टैब में दिखाई देते हैं। याद रखिए रिबन के होम टैब में दिखाई देते हैं। तो याद रखिए होम ऑप्शन पे आप सारे के सारे ऑप्शंस कंप्यूटर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो याद रखिए डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी डेटा को हम एक शीट से दूसरे शीट पर कॉपी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के ब्लैंक टैब पर क्लिपबोर्ड समूह का उपयोग करते हैं। तो याद रखिए इसके लिए हम होम टैब का यूज़ करते हैं। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए हम पावर पॉइंट में
होम टैब का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए किस कुंजी संयोजन या की का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए शिफ्ट प्लस F12 ये शॉर्टकट की होती है जिसे MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। XY चार्ट को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिए इसे स्केटर चार्ट भी कहा जाता है। XY चार्ट को स्केटर चार्ट भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गूगल की एक सेवा है एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है। तो याद रखिए गूगल अर्थ एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक से अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है। हमारे जो घर होते हैं, जो गलियाँ होती है, जो मोहल्ला होता है, उसे भी हम गूगल अर्थ पर आराम से चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्रॉप कैप पूरी तरह से हटाने के लिए और सामान्य टेक्स्ट में वापस आने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए याद रखिए नन का है। इनमें से ना ड्रॉप कर सकते हैं, ना फॉर्मेट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जहां टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए हम इंडेंट मार्कर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए जहाँ टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए हम इंडेंट मार्कर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भीम का मालिक कौन है? तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। ठीक है, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसे इंग्लिश में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या NPCI द्वारा ये कंट्रोल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ब्लैंक चार्ट जो 2D स्थलाकृतिक या टोपोग्राफी मानचित्र के समान होते हैं MS एक्सेल के ऊपर की ओर से देखे जाने वाले सरफेस चार्ट होते हैं। याद रखिए इसे कॉन्टोर्स कहते हैं जिसमें हम अपने मैपिंग में प्रयोग करते हैं। जो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का यूज़ करते हैं इसे हम कॉन्टोर लाइन कहते हैं जिसे नक्शा बनाने का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग का प्रदर्शित करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए Alt + F8 का प्रयोग मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन की पहचान करें जो परिवर्तन मामले की सूची में वाक्य मामले के विकल्प के संबंध में सही हैं, यानी सेंटेंस केस में सही हैं। याद रखिए एक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ दें तो इससे क्या होगा, एक तरह से उसमें सेंटेंस केस का विकल्प खुलेगा। यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट होगा, जो हमारा पैराग्राफ होगा, उसका पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा और बाकी जो लेटर होंगे वो छोटे होंगे। आमतौर पर ये जर्नलिस्ट या पत्रकारों द्वारा यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है? याद रखिए इसमें विजुअल बेसिक का इस्तेमाल होता है। याद रखिए MS एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए विजुअल बेसिक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिवोट टेबल एक डेटा उपकरण होता है जो स्प्रेडशीट जैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में पाया जाता है। तो याद रखिए ये हेर फेर होता है या इसे मैनिपुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केस बदले को अनकिया करने के लिए मैक के लिए वर्ड 2016 में क्या दबाना पड़ता है? तो याद रखिए इसमें +Z दबाना पड़ता है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं दोस्तों कि इन वर्ड 2016 फॉर मैक टू अंडू द केस चेंज प्रेस +Z। तो अंडू के लिए +Z प्रयोग करते हैं, रेडो के लिए +Y प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लेटर का सही पेज साइज़ है? तो लेटर साइज़ होता है 8.5 इंच बाई 11 इंच, 8.5 इंच इंटू 11 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप यूनिकोड में किसी दस्तावेज़ को या किसी डॉक्यूमेंट को भारतीय मुद्रा प्रतीक सम्मिलित करना चाहते हैं तो किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाएगा? तो याद रखिए 20B9 + Alt + X। याद रखिए इसमें यूनिकोड में किसी डॉक्यूमेंट में भारतीय मुद्रा प्रतीक सम्मिलित करना चाहते हैं तो इसमें 20B9 + Alt + X का प्रयोग किया जाता है। यानी गवर्नमेंट साइन का को दर्ज करने के लिए हम इस की का प्रयोग करते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। याद रखिए
आप अपने .txt दस्तावेज़ में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करेंगे? तो याद रखिए इसके लिए आपको Ctrl+K का प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद रखिए Ctrl+K जो है ये .txt दस्तावेज़ में हाइपरलिंक को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू।